बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 9th क्लास की केमिस्ट्री आज सबसे पहला टॉपिक है, वो आज हम डिस्कस करेंगे एटम। क्योंकि हमारी 9th और 10th की बल्कि ओवरऑल ही केमिस्ट्री इस एटम के गिर्द ही घूमती है। सो इस एटम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि एटम बेसिकली चीज़ क्या है। ठीक है, तो एक दो लेक्चर में हम एटम के मतलब डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एटम क्या चीज़ होती है। एटम की तरफ आने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको बात की समझ आ जाए। एटम का मतलब क्या होता है। जिस तरह जानदार अशिया मिलकर बनी होती हैं सेल से, कोई भी जानदार अशिया चाहे ह्यूमन है या पौधे हैं, वो टिश्यू सेल से मिलकर बने होते हैं। और सेल बेसिकली किसी भी जिंदा चीज़ का सबसे छोटा यूनिट है। सो सेल कंबाइन होते हैं तो वो हमारे पास कोई ना कोई बॉडी बना देते हैं। मसलन ह्यूमन सेल हैं तो वो ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं। इसी तरह हमारे पास कोई अगर गैर जानदार अशिया है तो वो मिलकर बनी होती है जी एटम से। यानी बेसिकली किसी भी गैर जानदार चीज का सबसे छोटा यूनिट एटम कहलाता है। अब एटम कितना छोटा होता है वो हम सीखते हैं। मसलन मैं एक स्पॉट लगाता हूं, ये वाला, तो इस कदर स्मॉल ये स्पॉट है कि इसको आंख से देखना भी जरा मुश्किल हो रहा है। अगर मैं इसको थोड़े से डिस्टेंस पे देखूंगा तो मेरे लिए इसको देखना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुद ही सोचें, ये जो एक स्पॉट मैंने लगाया इसके मैं 10 लाख हिस्से कर दूं इस स्मॉल स्पॉट के, तो जो एक हिस्सा आएगा उसको देखना मुमकिन होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली उसको देखना नामुमकिनात में से होगा। यानी हम आम आंख से उसको नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी एटम को नहीं देख सकते, बल्कि उसको देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसी माइक्रोस्कोप है तो किसी भी चीज का साइज को उसके असल साइज से 2.5 लाख गुना बड़ा करके दिखाती है। सो अब इस स्पॉट के मैंने 10 लाख हिस्से किए हैं, और जो एक हिस्सा आएगा इस स्पॉट का 10 लाखवां हिस्सा, वो एक हिस्सा एटम कहलाएगा। सो आप खुद अब आइडिया लगाएं कि एटम किस कदर छोटा पार्टिकल है। इस कदर छोटा पार्टिकल कि ये आंख से नजर तक नहीं आता। ठीक है जी। अब आज से 200-250 साल पहले तो यही समझा जाता था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है। डेफिनेटली साइंटिस्ट का ख्याल ये था भी ठीक, क्योंकि जो चीज़ आम आंख से नज़र भी नहीं आती उसको मज़ीद अगर मैं बोलूँ कि डिवाइड करें तो डेफिनेटली वो नामुमकिनात में से है। लेकिन साइंटिस्ट इस मामले में बेलिहाज होते हैं, तो वो जिस चीज़ के पीछे पड़े उसकी समझने के ए टू जी उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। 200-250 साल पहले तो यही तस्वर किया जाता था कि एटम को मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। डिवाइड से मुराद ये होगा कि एटम के मजीद अंदर नहीं घुसा जा सकता, कि एटम के अंदर मजीद क्या चीज़ है। बेसिकली एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। जब भी हम केमिस्ट्री में डिवाइड वर्ड बोलेंगे तो उसका मतलब ये होगा उसके अंदर वाले हिस्सों की बात कर रहे हैं। ये नहीं कि एटम है तो उसको अलग-अलग कर रहे हैं। ओके। सर विलियम क्रुक्स, उन्होंने इस एटम के भी अंदर एक हिस्सा ढूंढ लिया जिसका नाम उन्होंने रखा इलेक्ट्रॉन। ठीक है। कुछ अरसा बाद एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने एटम के अंदर एक और हिस्सा ढूंढ लिया जिसका नाम रखा प्रोटॉन। फिर इसके बाद एक और न्यूट्रॉन, फिर उसके बाद एक और हिस्सा न्यूक्लियस। ये 4 हिस्से एटम के अंदर दरियाफ्त हो गए। अब आप खुद आइडिया लगाएं, एटम खुद एक ऐसा पार्टिकल है जो आम आंख से नजर तक नहीं आता। तो ये पार्टिकल तो एटम के अंदर छुपे होते हैं, तो डेफिनेटली इनका साइज तो फिर बहुत ही छोटा होगा, एटम की निस्बत भी बहुत छोटा होगा। अच्छा, अब जब इसके अंदर मुख्तलिफ पार्टिकल दरियाफ्त होना शुरू हो गए, तो वो दरियाफ्त होते होते गए तकरीबन 120 पार्टिकल एटम के अंदर दरियाफ्त हो गए। आज तक जो दरियाफ्त हो चुके हैं वो 120 के लगभग है। ओके। और एटम का खुद आइडिया लगाएं कि एटम खुद इस कदर छोटा पार्टिकल है कि वो आंख से नजर तक नहीं आता। तो ये 120 हिस्से एटम के मजीद अंदर दरियाफ्त हो चुके हैं अब तक। ठीक है। लेकिन मैंने ये 4 ही क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमारे इस सेशन में, हमारी 9th क्लास की केमिस्ट्री में हम इन चारों के मतलब ही सीखेंगे। सो हम ये फर्ज कर लेते हैं कि एटम इन 4 पार्टिकल से ही मिलकर बना होता है।
हम मजीद जो है ना 116 पार्ट्स उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हमने फर्ज कर लिया कि एटम इन 4 हिस्सों पर ये मुश्तमिल है। क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन को आमतौर पर ज़ाहिर करते हैं ई से, स्मॉल ई से, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से, और न्यूक्लियस को किसी चीज़ से ज़ाहिर नहीं करते। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन पे होता है चार्ज पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। ओके, याद रखने का तरीका कार क्या है? प्रोटॉन पी, पी स्टैंड फॉर पॉजिटिव, न्यूट्रॉन एन नो, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद किसी भी एटम में हमेशा बराबर होती है। अगर किसी एटम में 20 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें 20 ही प्रोटॉन होंगे। ऐसा नहीं होगा कि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन में किसी एक चीज़ की मिकदार ज़्यादा है, उनकी तादाद हमेशा बराबर होगी। लेकिन तादाद बात कर रहा हूँ, तादाद बराबर है, और तादाद बराबर होने की वजह से उनका चार्ज भी बराबर होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज। तो अगर मेरे पास 15 इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली उसमें कितने प्रोटॉन है? 15 ही प्रोटॉन है। तो वो क्या करेंगे? 15 इलेक्ट्रॉन का चार्ज -15 और 15 प्रोटॉन का चार्ज +15, सो एक दूसरे के आंसर को कैंसिल कर देंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। सो इसी वजह से हम बोलते हैं एटम एक न्यूट्रल जर्रा है, क्योंकि वो उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। चार्ज क्यों नहीं होता? क्योंकि एटम बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होता है। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और प्रोटॉन पे पॉजिटिव। सो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद चूंकि बराबर होती है, सो वो क्या करेंगे? नेगेटिव और पॉजिटिव के असर को कैंसिल कर देंगे और एटम पे ओवरऑल चार्ज आ जाएगा 0। अब एटम को हमेशा याद रखना है, हम बोलते हैं न्यूट्रल, कभी भी 0 नहीं बोलते एटम पे 0 चार्ज है। न्यूट्रल और 0 चार्ज का में फर्क है थोड़ा सा। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि अगर किसी चीज में कोई चीज मौजूद हो तो वो एक दूसरे के असर को कैंसिल कर दें तो नेट रिजल्ट जो है वो 0 है, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल। और 0 कब बोलेंगे? सिंपल, कि अगर किसी चीज में कुछ चीज है ही नहीं, मसलन एक प्याला है तो उस प्याले में 15 इलेक्ट्रॉन और 15 प्रोटॉन पड़े हुए हैं, तो वो एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देंगे। सो हम बोलेंगे एटम एक न्यूट्रल जरा, यानी वो प्याला न्यूट्रल है। और एक ऐसा प्याला जिसमें कुछ पड़ा ही नहीं है, उसको हम बोलेंगे 0, 0 चार्ज है। एटम में चूंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पड़े होते हैं, उनकी तादाद बराबर होती है, जिसकी वजह से एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं। सो हम बोलते हैं एटम एक न्यूट्रल है। ठीक है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद तो बराबर होती है, लेकिन याद रखना है इनका मास बराबर नहीं होता। इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का पार्टिकल है और प्रोटॉन एक बहुत हैवी पार्टिकल है। आप ये समझ लें कि अगर इलेक्ट्रॉन का मास 1 ग्राम है ना फॉर एग्जांपल, तो प्रोटॉन का मास तकरीबन 1840 या 1836 ग्राम होगा। आप खुद आइडिया कर लें कि इलेक्ट्रॉन बहुत ही लाइट वेट है और प्रोटॉन बहुत हैवी वेट पार्टिकल है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। लेकिन मैस में फर्क होने के बावजूद भी इनकी तादाद बराबर है, और तादाद बराबर होने की वजह से एटम पर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि वो एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं। अब जी हम एटम के जो 4 हिस्से पढ़े इनकी तरतीब देखते हैं कि एटम ये कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं, यानी कि क्या तरतीब है, कहाँ कहाँ पे रखते हैं। तो जी एटम के मरकज में न्यूक्लियस होता है। इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी जितने भी पार्टिकल्स हैं, मसलन आप 120 फर्ज कर लें, तो इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी कितने रह गए? 119। यानी 119 में एक तो न्यूक्लियस आ गया ना, बाकी 118, 118 पार्टिकल्स हैं, वो सारे के सारे हमेशा न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही न्यूक्लियस के बाहर घूमता है। क्योंकि हमने सिर्फ 4 ही फर्ज किए हैं, तो हम ये समझते हैं कि न्यूक्लियस सेंटर में आ गया और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर आ जाएंगे। अब बारी रहेगी इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन याद रखना इस तरह न्यूक्लियस के बाहर गोल दायरों में, इस तरह मैंने ये सर्कल लगाया। सेंटर में न्यूक्लियस आ गया, यानी ये वाला न्यूक्लियस, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
अब बाकी रह गया इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस के इन गोल दायरों में, ये जो मैंने बनाए यहाँ पे हरकत करते हैं। ये ये मैंने स्मॉल सर्कल लगाए, ये बेसिकली किसको शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन जिन दायरों में हरकत कर रहा है ना, ये वाले, इन दायरों को केमिस्ट्री की जुबान में बोलते हैं शेल। ठीक है जी, दोबारा बात सुने। एटम के मरकज में न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के मरकजी हिस्से न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ऐसे पार्टिकल हैं एटम के जो न्यूक्लियस के बाहर गोल दायरों में हरकत करते हैं। अब ये गोल दायरे जो होते हैं इनको बोलते हैं केमिस्ट्री की जुबान में शेल। क्योंकि इनके ये जो शेल मैंने लिखी है, इन सब की अपनी अपनी एनर्जी होती है, कहीं की कम होती है, कहीं की ज्यादा होती है। और एक और बात याद रखनी है, कभी भी इलेक्ट्रॉन, ये वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी दो शेल के दरमियान यहाँ पे या यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि वो कहेगा कि मैं यहाँ पे नहीं यहाँ पे मौजूद हो सकता, नो। कभी भी इलेक्ट्रॉन अपने शेल को नहीं छोड़ेगा, यानी हाँ यहाँ से यहाँ आ सकता है दूसरे शेल में, या यहाँ से दोबारा अपने शेल में जा सकता है, लेकिन दरमियान में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है जी। सो ये मेरे पास एटम, उसके हिस्से और उनकी तरतीब थी कि वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है।